हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मामरा जिलेकर एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ। कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर हमारा भूगोल विषय का पेपर बाकी है, तो आप भूगोल विषय पर हमें नोट्स के रूप में पढ़ाएं जिससे कि हमारा पेपर अच्छा हो। तो आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल व प्रकृति व विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना। भूगोल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। अंग्रेजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन करना। इसलिए ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। ये तो हुई ज्योग्राफी के बारे में। अब हम मानव भूगोल के बारे में विस्तार से जानेंगे थोड़ा। अब भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। ये होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं और मानव भूगोल को इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में प्राकृतिक और मानव के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव ने पृथ्वी के ऊपर क्या बनाया है, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाए गए क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ठीक है, ये इसकी दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अब हम थोड़ा सा मानव भूगोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव भूगोल अर्थ है। ये तो हो गया इसका अर्थ। ठीक है। अब मानव भूगोल है, इसका उद्भव 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें इसकी प्रमुख परिभाषा इसमें मुख्यतः 3 लोगों ने दी है। एक तो रेटजेल का नाम आप याद कर लीजिए, एलन चर्च शैम्पुल का और विडाल डी ला ब्लास का। सबसे पहले हम रेटजेल की बात करते हैं। रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहते हैं। रेटजेल ने परिभाषा में बताया कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल क्या बताते हैं कि मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, इस पुस्तक में
रेटजेल ने अपार्थिव एकता पर जोर दिया है। पार्थिव एकता का मतलब है कि इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है मानव की तुलना में, अर्थात वातावरण को इसमें अधिक प्रभावशाली माना गया है। ठीक है, दूसरी परिभाषा की अपन बात करते हैं। दूसरी परिभाषा एलन चर्चिल शैंपुल ने दी है, जो कि रेटजेल की शिष्य है और यह एक अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री है। इन्होंने परिभाषा दी है कि चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात एलन शैंपुल बताती है कि मानव भूगोल में जो मानव है वह चंचल है और पृथ्वी है वह अस्थायी है। इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यह परिभाषा दी है एलन चर्चिल शैंपुल ने। ठीक है, तीसरी परिभाषा बताई है विडाल डी ला ब्लास ने। विडाल डी ला ब्लास एक फ्रांसीसी विद्वान है। इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी, इसलिए इनको संभववाद का पिता भी कहा। अब आगे हम बढ़ते हैं भूगोल का विषय क्षेत्र। ठीक है, भूगोल का विषय क्षेत्र, तो इसमें लगभग 6 विषय बताए गए हैं। पहला आता है जनसंख्या, अर्थात भूगोल में मानव की जनसंख्या का वितरण, प्रारूप, मानव के अधिवास और उनके परिवास का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। भूगोल के अंदर, मानव भूगोल के अंदर प्रदेश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जल, भूमि, खनिज, वन आदि। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण मानव भूगोल में मानव के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के अधिवास, डैम, कुएं आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। कालिक अनुक्रम, चौथा है कालिक अनुक्रम, अर्थात समय के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है। कालिक अनुक्रम का मतलब हो गया समय के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है, क्योंकि ये मतलब स्थिर नहीं है। कभी मानव और कभी मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रकृति में बदलाव लाता रहता है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन, प्रकृति के साथ मानव समायोजन करता है तथा अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रकृति में समायोजन करके अपना विकास करता है और धीरे धीरे अपना जो विकास के बल पर प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करता रहता है। अन्य प्रदेशों से संबंध, मानव भूगोल का अन्य प्रदेशों से भी संबंध है। इसमें राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल आदि विषयों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ये है भूगोल के विषय क्षेत्र। इसमें हमने भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। इसके बाद में हम मानव भूगोल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो मानव भूगोल के विकास को हम 3 चरणों में रख सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में लोगों को एक दूसरे का नॉलेज नहीं था और प्राचीन काल के अंदर मानव एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता था, क्योंकि प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था। और इस काल के अंदर कई प्रकार के देवता, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, वर्षा, जितने प्रकार की जो प्राकृतिक तत्व थे उनको मनुष्य देवता के रूप में मानने लगा, और जिसके कारण से मतलब लोग प्रकृति के तत्वों से डरने लगे थे। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन काल में कई यूनानी दार्शनिक हुए थे, जैसे कि थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने हमें बताया कि जलवायु वनस्पति का मानव जीवन पर प्रभाव
का अध्ययन थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने किया। और अरस्तु ने हमें बताया कि ठंडे प्रदेशों के लोग चिंतनशील होते हैं, लेकिन वे ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर होते हैं, लेकिन वे चिंतनशील नहीं होते। इसी प्रकार अरस्तु ने बताया कि एशिया के लोग सुस्त होते हैं, लेकिन वे चिंतनशील होते हैं। और फिर हेरोडोटस जिसको कि इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने भी प्राचीन लोगों के बारे में बताया। हिकेटियस जिसको कि भूगोल का पिता कहा जाता है, हिकेटियस ने विश्व के अंदर भूगोल के जो तत्व फैले हुए थे उनको इकट्ठा करके लोगों को जानकारी प्रदान की, इसलिए इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। फिर आता है मध्यकाल में नौ संचालन का विकास हो गया, लोगों के बीच तकनीकी ज्ञान का थोड़ा थोड़ा फैलाव हुआ और लोग जागरूक हुए, जिसके कारण अंधविश्वासों से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर तकनीकी का विकास हो गया था, जिसके कारण मानव अपने कार्यों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो अपॉर्चुनिटी दी जाती थी उसको उपयोग में लेकर के अपने विकास किया और तरक्की का रास्ता अपनाया। जैसे कि धीरे धीरे मानव ने अपनी क्रियाओं के द्वारा डैम बनाए, पुल बनाए, सड़कें बनाई, एरोप्लेन बनाए वगैरह वगैरह। तो वो आधुनिक काल में ही तकनीकी विकास के कारण ही संभव हो पाया था। ठीक है। आधुनिक काल में जो मानव भूगोल है उसका सबसे अधिक विकास है वह फ्रांस में हुआ था। और फ्रेडरिक रेटजेल हैं, उनको आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। 1930 में मानव भूगोल का विभाजन 2 शाखाओं में हो गया था, जिसमें एक को सांस्कृतिक भूगोल और दूसरे को आर्थिक भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में हमने इसमें 3-4 वर्ड आए हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नियतिवाद को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। ठीक है। और नियतिवाद में इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है, मानव को इसमें गौण समझा जाता है, अर्थात प्रकृति ही सर्वोपरि है, मानव को इसमें तुच्छ समझा जाता है। दूसरा है संभववाद यानी कि पॉसिबिलिज्म, अर्थात इसके अंदर क्या होता है, प्रकृति है वो समय समय पर मानव के लिए अपॉर्चुनिटीज देती है, जिसका उपयोग करके मानव अपना विकास कर लेता है। इसलिए इसमें संभववाद में मतलब मानव को अधिक प्रभावशाली माना गया है। फिर तीसरा जो आता है इसको बोलते हैं नवनियतिवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। इसके जो प्रतिपादक हैं वह है ग्रिग टेलर, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नवनियतिवाद में ना तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और ना ही मानव को, इसमें दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। इसीलिए इसको स्टॉप एंड गो के नाम से भी जाना जाता है। ये था हमारा कक्षा 12 का भूगोल विषय, जिसमें मानव भूगोल और इसके प्रकृति क्षेत्र और उसके विकास का हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।